हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं हिमराज काबलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। तो आज का ये जो हमारा शो है वो है ऑन व्यूअर्स डिमांड। तो एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में कहा था कि उन्हें जानना है 1992 के स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में। सो लेट अस बिगिन। तो दोस्तों ये है मेरा फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियोस। तो दोस्तों हर्षद मेहता स्कैम ऑफ 1992, इस स्कैम के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आज यहाँ पर जाननी है। जैसे कि यह इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम, और साथ ही साथ अपने समय में यह स्टॉक मार्केट स्कैम इतना बड़ा था कि ये हेल्थ बजट और साथ ही साथ एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा बढ़कर था। तो इतना बड़ा जब स्कैम हुआ है तो इसके बारे में हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ स्कैम है BSE, ठीक है। और अभी ये है हमारे मुंबई में, क्योंकि बॉम्बे को अब हमने नाम बदल करके मुंबई कर दिया है। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि कई सारे बैंक ऑफिशियल्स, RBI के गवर्नर तक, यहाँ तक कि कई सारे करप्ट पॉलिटिशियंस भी इस स्कैम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हर्षल मेहता के साथ मिल करके काफ़ी बड़ा स्कैम यहाँ पर किया है, जिसकी वर्थ थी अबाउट 1 बिलियन रुपीज उस समय का। तो इस स्कैम के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि PV नरसिम्हा राव जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें इस सब में घसीटा गया, और साथ ही साथ कई सारे एलिगेशंस भी उन पर लगाए गए। साथ ही साथ ये स्कैंडल भी पूरा एक नाटकीय रूपांतर इसका हुआ, और साथ ही साथ एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर कई सारे मीडिया पर्सन आए थे, और साथ ही साथ एक बैग के अंदर, एक सिंगल बैग के अंदर 1 करोड़ रुपए को डाल करके वहां पे बताया गया। आप देख सकते हैं फोटोज में। और साथ ही साथ PV नरसिम्हा राव इसके बाद में काफी मुसीबत में पड़ गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैम्प पेपर स्कैम, ये स्कैम कई स्टेप्स में हुआ और कई तरह से हुआ। इसलिए 90s की शुरुआत में जब स्टैम्प पेपर स्कैम होने लगा था, उस समय होता यह था कि बैंक जो थी अपनी सिक्योरिटीज को सेल ऑफ करने के लिए, साथ ही साथ कई सारे स्टॉक मार्केट में कैपिटल को रेस करने के लिए अलग अलग कंपनीज के स्टैम्प पेपर को इशू किया करती थी। तो हर्षल मेहता क्या करता था कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को देने की बात कह करके जो मनी था उसे अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके ले लेता था। इससे होता यह था कि जो सिक्योरिटीज थी वो थी बैंक्स की, पैसा जा रहा है हर्षल मेहता के अकाउंट में, और साथ ही साथ अदर बैंक उसे ये चीजें दे भी रहा है सिर्फ इस भरोसे पे कि उनकी जो सिक्योरिटीज उन्होंने परचेस की है वो असल में उन्हें जो मिल रही है वो एक ऐसे मार्केट प्लेयर से मिल रही थी कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। तो एक भरोसे के नाम पर उन्होंने कई लोगों को ठगा, और साथ ही साथ काफी ज्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और साथ ही साथ आगे जाकर के जो भी उसका इंटरेस्ट रेट बनता था बैंक का वो उसे वापस कर देते थे। कुछ समय पैसा अपने बैंक खातों में रख करके उसे स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, जिसका कोई रिकॉर्ड उस समय सरकार के पास नहीं था। तो एक तरीके की चोरी है और कानूनी भी है। इससे उन्होंने क्या किया हर्षल मेहता ने कि 200 रुपए से पर शेयर से 9,000 रुपए पर शेयर तक, वो भी 3 महीने के कालावधि के अंदर, 3 मंथ के अंदर इतना बड़ा एक हाइक ACC, स्टेरलाइट इंडस्ट्री, वीडियोकॉन, ऐसी कई कंपनी स्टॉक्स के उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया, जिससे आगे जाकर के जब इसका खुलासा हुआ तो सब लोग हैरान हो गए। तो ये बहुत ही गलत चीज हुई, लेकिन ये हुई। बैंक रिसिप्ट स्कैम। तो बैंक रिसिप्ट स्कैम कैसे हुआ? देखिए, बैंक की जो रिसिप्ट्स होती है ये तब इशू की जाती है जब समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को है, एक बैंक दूसरे बैंक को सर्व करता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, आप कह सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं, जैसे आज ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, पहले नहीं हुआ करता था। 1990s के अंदर में क्या होता था कि स्टार्टिंग में जब नया नया हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 का, और हमारी इकोनॉमी लिबरलाइजेशन और साथ ही साथ में हमारे इकोनॉमी का जो ओपन अप हुआ था,
एलपीजी रिफॉर्म्स के द्वारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा। तो इससे हुआ ये था कि जितनी भी कंपनीज थी वो अपने स्टॉक मार्केट के अंदर जब स्टॉक्स को प्रोवाइड किया करती थी तो ब्रोकर्स का इस्तेमाल होता था, तो ब्रोकर्स हुआ करते थे। तो हर्षल मेहता सबसे बड़े ब्रोकर्स थे। तो ये सिर्फ कंपनीज के लिए ब्रोकरेज का काम नहीं किया करते थे, एक एज ब्रोकर काम नहीं किया करते थे, बल्कि कई कंपनीज इन्होंने खुद बनाई थी जो कि दो बैंक के बीच में लेन देन काम की थी। तो होता यह था कि सिक्योरिटीज लेते तो थे और साथ ही साथ बैंक रिसिप्ट जो थी इन्होंने अपनी कंपनीज के द्वारा फर्जी बैंक रिसिप्ट बनाना शुरू कर दी और साथ ही साथ अदर बैंक से पैसा गलत तरीके से उठा करके उसे स्टॉक मार्केट में लगा दे और जिससे स्टॉक मार्केट को एक तरीके से वर्चुअली रन किया करते थे। तो ये जो फेक बैंक रिसिप्ट थी पूरी तरीके से गलत थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने दो तरीके के स्कैम हर्षल मेहता के केस में देख लिए। ये तीसरा स्कैम था रेडी फॉरवर्ड डील स्कैम। अब रेडी फॉरवर्ड डील स्कैम क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है पता है क्या, कि दो जो बैंक होते हैं है ना, वो क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग बैंक सिस्टम के अंदर में जब ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा यहाँ से वहां किया करते थे, तो मिस्टर मेहता क्या करते थे कि इस पैसे को बैंक के नाम पर उठा लेते थे, लेकिन बैंक को देते नहीं थे, कुछ समय तक अपने पास में रखते थे और साथ ही साथ उसका गलत इस्तेमाल करके बैंक को अंधेरे में रखते थे और साथ ही साथ अदर बैंक को जिसके नाम पर पैसा उठाया गया है उसे भी अंधेरे में रखते थे। तो दोनों बैंक अंधेरे में रहते थे और पैसा इन्हीं के अकाउंट में, इन्हीं के पास में खिलता रहता था और इस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना प्रॉफिट बनाते थे। जब उन्हें प्रॉफिट हो जाता था, उन्हें ऐसा लगता था कि अब मेरा इस पैसे का इस्तेमाल हो चुका है, तो वो क्या करते थे, इस पैसे को वापस उस बैंक को दे दिया करते थे अपना मुनाफा काट करके। तो फिर ये तो पूरी तरीके से गलत बात है भाई, कि ना पैसा आपका है ना सिक्योरिटी आपकी है, लेकिन पैसा और सिक्योरिटी आपके न होने के बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये रेडी फॉरवर्ड स्कैम के द्वारा इन्होंने 4000 करोड़ उस समय का उतना बड़ा एक पूरा घोटाला वहां पर उन्होंने किया और ऐसे कई सारे दावे किए जाते हैं समय समय पर कि सिटी बैंक के पल्लव सेठ और अजय कयान जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आदित्य बिरला ग्रुप के, उसके अलावा हेमंत कोठारी और भी कई सारे पॉलिटिशियंस, आरबीआई के उस समय के गवर्नर एस वेंकटरमणन, इन सभी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल प्ले किया, जिसकी वजह से मेहता के लिए संभव हो पाया कि वो काफी सारा पैसा यहाँ से वहां कर सके, पैसे की धांधली कर सके। अब इसके बारे में जो भी सच्चाई है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप जाकर के पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, रियलाइजेशन ऑफ स्कैम और मार्केट क्रैश। अब ये जो स्कैम था वो 1992 के अंदर सामने आया है ना, और उसके बाद में पूरे मार्केट में तहलका सा मच गया। हुआ ये था कि कई सारे जो सेक्टर, जैसे हाउसिंग सेक्टर हो गया, उसके बाद कैपिटल मार्केट हो गया है ना, कई सारे जो बैंक, चार्टर्ड बैंक हो गए, इस यहाँ पर आप फिगर्स को देख सकते हैं। ये सारे फिगर्स को हर्षल मेहता अपने एक रूम के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके मैनिपुलेट किया करता था। तो एक इंसान के पास ज्यादा पावर कैसे आपने आने दी, और साथ ही साथ दूसरी बात ये, जब वो ये सब कर रहा था तो इतने लोगों की आंखों में धूल झोंक करके ये सारा काम करना, इस बात पे यकीन करना काफी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत थी। इससे हुआ ये, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरा मार्केट क्रैश कर गया। 40% पैसा जो था उससे ही खेल रहा था, मतलब लगभग 1/3 पैसा तो मानकर ही चलिए। तो 72% ड्रॉप हो गया, पूरा का पूरा शेयर मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आ रहा था और 2 साल तक इसका इफेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिला, तो जो कि बहुत ही बुरी बात थी। कई लोगों के परिवार इससे उद्ध्वस्त हो गए। एक्सपोजर, ट्रायल एंड कन्विक्शन, तो ये सब कैसे हुआ? अब देखिए कि 72 क्रिमिनल ऑफेंसेस और 600 सिविल ऑफेंसेस पूरी तरीके से फाइल किए गए हर्षल मेहता के खिलाफ और उसकी कंपनीज के खिलाफ। इसके अलावा जब सीबीआई ने अपनी जांच की तो ये पता चला कि कई सारी धांधलियां हुई है, अलग अलग कंपनीज के नाम से हुई है। और इसके बाद में 9 नवंबर 1992 को एक मिस अप्रोप्रिएशन के कई सारे केसेस के अंतर्गत हर्षल मेहता की गिरफ्तारी हुई। और साथ ही साथ ये सारे के सारे आप फिगर्स यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बुरा और कितना बड़ा ये स्कैम था। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट 1999 में सितंबर में दिया और 5 साल की रिगरस जेल की यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा आगे जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट के आगे केस गया तो वहां पर भी अपने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन बनाया रखा हाई कोर्ट के, और साथ ही साथ 2-1 की मेजोरिटी के साथ में फिर से उन्हें जेल में भेज दिया। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? तो अब इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट हुआ, ये 2 कंपनीज आप देख सकते हैं, FFSL और साथ ही आंध्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये 2 कंपनीज के द्वारा जो मेन ऑफिशियल्स थे, इसके कल्प्रिट थे। इसके बाद विजया बैंक के जो उस समय के चेयरमैन थे, उन्होंने यहाँ पर सुसाइड कर लिया बदनामी के डर से। पी चिदम्बरम ने यहाँ पर रिजिग्नेशन दिया, क्योंकि उनकी जो एक कंपनी थी शेल कंपनी, वो वहाँ पर हर्षद मेहता के साथ में जुड़ी पाई गई, और उन्होंने इतने बड़े स्कैम के अंदर अपना नाम आने की वजह से वहाँ पर उन्हें रिजाइन करना पड़ा। रिफॉर्म्स कुछ लाए गए, रिफॉर्म्स ये लाए गए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE की स्थापना हुई। उसके अलावा राहुल बजाज के अंतर्गत उस समय CII कोर्ट को लाया गया, और साथ ही साथ 2 बड़े मेजर कमिटीज का CII कोर्ट के अंतर्गत फॉर्मुलेशन हुआ आगे जाकर कि कुमार मंगलम बिरला और NR नारायण मूर्ति इन्होंने मिलकर के यहाँ पर काम किया, और उससे बाद में आगे जाकर के यहाँ पर सेबी की स्थापना हुई 1992 में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मॉनिटर करता है कई सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस को, और साथ ही साथ कई सारे स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस को, कई सारे पोर्टफोलियोज को भी, ताकि आगे जाकर के भविष्य में ऐसा स्कैम ना हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम में भी कुछ बदलाव लाया गया, क्योंकि 1991 के रिफॉर्म के बाद में हमने कई सारी चीज़ें सीखी भी आगे चल के। तो सबसे बढ़िया बदलाव तो ये लाया कि डबल एंट्री हमने स्टार्ट की, कि रिकंसिलिएशन जो था बैंक शिफ्ट्स का, तो सब्सिडरी जनरल लेजर्स और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को हमने रोका। ठीक है, इससे डबल एंट्री की वजह से ये होता कि अगर एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में अगर ट्रांसफर हो भी रहा है, तो दोनों जगह पर इसकी एंट्री होने लग गई। बीच में से ब्रोकर्स को यहाँ पे काफी हद तक हटाया गया और ट्रांसपेरेंसी लाई गई। ठीक है, तो इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बहुत ही अच्छी चीज हुई। इसके अलावा जनकिरामन कम्युनिटी के जितने भी रिकमेंडेशंस थे, उनमें से सेबी का एक फॉर्मेशन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ताकि ओवरसी किया जा सके इन सारे ट्रांजेक्शंस को। इसके अलावा इसी कंपनी का जो प्राइमरी रिकमेंडेशन था वो ये था कि जो रेडी फॉरवर्ड और साथ ही साथ डबल रेडी फॉरवर्ड जो ट्रांजेक्शन थे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया है, लिमिट किया जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तक की, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में इन्हें लिमिट करने से ये फायदा हुआ कि आगे जाकर के ऐसा कोई भी बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट को अफेक्ट ना कर सके। इसके अलावा RBI ने भी कई सारे कदम उठाए, और साथ ही साथ एक सेपरेट ऑडिट सिस्टम को तैयार किया गया पोर्टफोलियोज के लिए, ताकि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उन पर नजर रखी जा सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कल्चर और क्रेडिट के अंदर में, कि अभी नई वेब सीरीज आई है हर्षद मेहता की। अब उसे जैसे प्रशिक गांधी और श्रेया धनवंतरी, इनका काफ़ी अच्छा रोल है वहाँ पे हर्षद मेहता और सुचिता दलाल के रूप में। इसके अलावा 1992 की एक बुक, जो कि सुचिता दलाल जो कि जर्नलिस्ट थे, और साथ ही साथ देवाशीष बसु, इनकी किताब द स्कैम हु वन हु लॉस्ट हु गॉट अवे, इसे आप पढ़ सके, देखिए काफ़ी अच्छी किताब है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स का, आपने हमारा साथ दिया और साथ ही साथ अब तक आप मुझसे जुड़े रहे। इसके अलावा रोहित, जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए आइडिया दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। Like, share and comment to this video. Subscribe HK Classes. Hit the bell icon below.